हेलो एवरीवन, हाउ यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 एच.सी. वर्मा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों ने बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चंस को बहुत कन्वीनियंटली इजी फॉर्मेट में सोल्व कर लिया था। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या बच्चों? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हो ना, सबका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीज़ें की थी और हम लोगों ने बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स करे थे। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्लस मेन प्लस एडवांस लेवल। तो आज के टॉपिक में, आज के सभी क्वेश्चंस में अभी तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एनालाइज किए, सब यूज़ होने वाले हैं। आज सर्कुलर मोशन भी यूज़ होगा, आज सूडो फोर्स भी यूज़ होने वाला है, आज फ्रिक्शनल फोर्स भी यूज़ होने वाला है और आज स्प्रिंग फोर्स भी यूज़ होने वाला है। सो मोस्ट अवेटेड लेक्चर। सो आर यू गाइज रेडी? पक्का? चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वही हमारी क्लास का ट्रेडिशन है, न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल पे ही ख़त्म करते हैं। बड़ा बेसिक लेक्चर रहने वाला है, टेंशन नहीं लेना। स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को संभालते हुए, मेमोराइज करते हुए बस अप्लाई करना है और यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, क्या बोला गया बच्चों? अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम की बॉल है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है वर्टिकली, ठीक है ना, थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 मीटर। यानी अगर हम बात करें कि कोई भी एक हाइट थी, लेट्स से उस हाइट हम लोगों को बोला गया है वो 20 मीटर की हाइट है एक, ठीक है। और बच्चों यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों कि यू की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। और क्या बोला गया? जैसे ही वो इस वाले पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो जैसे ही वो बी पर आई है उसकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला गया फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टिव फोर्स। तो एयर रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बता चुके थे कि वो हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगने वाला है। बट हमसे बोला गया दोनों का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बच्चों। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम निकाल चुके हैं। कल वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि जब भी mg यानी ग्रेविटी वाला वर्क डन आए तो हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को ही लेके चलना है आपको, दैट्स इट, है ना। जब वो उस हिल से एक ब्लॉक को छोड़ा था, याद आ गया? हाँ, तो वर्टिकल डिस्टेंस को लेके चलने वाले। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो मुझे पता है निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है mg नीचे लगने वाला है बच्चों और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ग्रेविटी के ये लोग देखो 20 मीटर, तो mgh उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, mg फोर्स आ गया, m भी गिवन है, g की वैल्यू भी गिवन है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो मुझे पता लग गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा बच्चों? फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो थीटा की वैल्यू 0 यानी वर्क डन पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ m इंटू जी इंटू एच, यानी हाउ मच? m की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 5 किलोग्राम, g की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू है 20 मीटर। सोल्व कर लेना बच्चों इसको, तो ये कितना आ गया बच्चों? 1000 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब हमसे बोला गया वर्क डन बाय ड्रैगिंग फोर्स भी कैलकुलेट करना है। अब हम लोग लगा सकते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। कौन कौन फोर्स लग रहे हैं? एक ग्रेविटी वाला नीचे लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी अभी निकाला है 1000 जूल, तो हमसे रेजिस्टिव वर्क डन पूछा गया, वो आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया बच्चों? 1000 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी बच्चों? 1/2 इंटू m कितना है बच्चों? 5 इंटू बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड,
यानी इंटू 100 लीजिए 50 है ना बच्चों। तो वर्क डन बाय ए रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया बेटे, डब्ल्यू ए दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 5 250 माइनस 1000 जूल। तो ये कितना आ गया बच्चों 750 जूल नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आया ये आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी था बट समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब वेक्टर क्वांटिटी दे दी कि एक कोई भी फोर्स है जो किसी एक बॉडी को जिसका मास 10 किलोग्राम है उसको डिस्प्लेस कराया गया है 1,2 से 4,1। तो यानी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है, हमें फोर्स वेक्टर भी गिवन है, तो हमें वर्क डन तो कैलकुलेट करना आ गया F डॉट dr। इफ v इनिशियल इज 2 मीटर पर सेकेंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो यानी हमें समझ में आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के। और डेल्टा के कितना हो जाएगा बच्चों, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए फोर्स गिवन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है a टू b, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड फाइनल पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो ये बना फाइनल वेक्टर, यानी इफ दिस इज a 1,2 एंड दिस इज b 4,1, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर बना। और डेल्टा आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 4 - 1 3 आई कैप 1 - 2 -1 जे कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, यानी वी कैन से एफ डॉट डेल्टा आर मस्ट, ये वर्क डन बना बच्चों हमारे पास, मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल हमें नहीं पता 1/2 इंटू एम, एम कितना बच्चों 10 इंटू वी का स्क्वायर हमें निकालना है माइनस 1/2 इंटू 10, वी इनिशियल कितना बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, चलिए 2 5 जा 10। चलिए एफ डॉट आर कैसे निकालते हैं, अब एफ डॉट आर हमें आता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ आता है ना बच्चों। चलिए ये हमारे पास 3i माइनस जे, तो 6 - 3 यानी 3 जूल हमारे पास वर्क डन आ गया। तो दिस इज 3, दिस इज इक्वल टू 5v स्क्वायर माइनस 20। ठीक है बच्चों, चलिए इधर आ गया ये आ गया बच्चों 23, दिस इज इक्वल टू 5v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इज नथिंग बट 23/5 मीटर पर सेकेंड। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, कॉन्सेप्चुअली एकदम करेक्ट है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें फोर्स गिवन था, हमें दोनों की पोजीशंस गिवन थी, दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें पता था, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें पता है, कैलकुलेट करना आता है। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब यही वर्क डन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें आता है, तो 1/2 मास 10 किलोग्राम है, वी फाइनल हमें निकालना है, तो वी मान लिया, माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू वी इनिशियल हमें गिवन है। सोल्व कर लिया, एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 2 3 जा 6 -3, तो 3 जूल ये वर्क डन आ गया। यही वर्क डन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, हम लोगों ने रखा और आंसर आ गया v इज इक्वल टू √23/5 मीटर पर सेकेंड। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक पेंडुलम है, ठीक है ना बच्चों, पेंडुलम, और इसकी लेंथ है हमारे पास L। समझने की कोशिश करना, हालांकि ये क्वेश्चन हम ऐसा कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं बट अच्छा लगेगा आपको। अब जो कि अगर मैं इसको मूव कराऊं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक सर्कुलर पाथ को अटेन करने वाला है, ऐसे करेगा पक्का। अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका आई कार्ड जो आप पहनते हैं उसको फिक्स करो और उसको छोड़ दो, तो यू विल सी कि वो एक सर्कुलर पाथ को अटेन करने वाला है। अच्छा, सर्कुलर पाथ को अटेन करने वाला है, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो गई है ना। अब लगातार चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम लोग कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। मैंने माना कि मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F,
अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैं ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे स्लोली इस पे फोर्स लगा रहा हूं इन सच आ फैशन कि इसकी स्पीड चेंज ना हो। अब आप बोलोगे कि सर हाउ इट इज पॉसिबल कि आप फोर्स भी लगा रहे हो और आप बोल रहे हो उसकी वेलोसिटी चेंज भी ना हो। आई विल शो यू। देखिए, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक ये वाली चीज होती है, मान लो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो वेलोसिटी चेंज हुई ना, सडनली देख रहा है एकदम जीरो से एकदम ऊपर चली जा रही है। अब सोचो मैं इसको देखना एकदम बिल्कुल मेरे हाथ के मोशन को एनालाइज करना। अभी दोनों इनिशियली ये कंडीशन पे, ठीक है, मैं चला रहा हूं क्या, सभी बच्चे बोलेंगे क्या इसमें कोई मोशन आ रहा है? पक्का दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों हाथों में देखना, दोनों हाथों में देखो ये हाथ कहां पर आ गया। इनिशियली दोनों एक ही कंडीशन पे थे, इनिशियली एक ही लेवल पे थे, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगा ये कब ऊपर जा रहा है। अब समझ में आया? यानी मैं इसको इतना स्लोली ऊपर लेके जा रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना आए, कि मैंने इस पे एक फोर्स लगाया इन सच अ फैशन कि जितना इस पे नीचे लग रहा है ना m इंटू जी, उतना ही ऊपर लगा रहा हूं मैं इसको ऊपर लेके जाने के लिए, बट इसमें कोई भी एक्सेलेरेशन ना आए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो सिमिलरली मैं यहां पर भी यही काम कर रहा हूं कि एक फोर्स तो लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट सिंस जो कि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो फोर्स वेरिएबल बन गया मेरे पास। अब हमसे बोला गया कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर थीटा एंगल पर मैंने इसको लेके आ गया हूं तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था कि मैं इसको ग्रेजुअली लेके जा रहा हूं इन सच अ फैशन कि इसकी वेलोसिटी में चेंज ना हो। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस पॉइंट पर इसके पास v इनिशियल था, इस पॉइंट पर इसके पास v फाइनल आ गया, बट सिंस जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी का चेंज नहीं आया तो मैं लिख सकता हूं v इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू v फाइनल, लिख सकता हूं ना? ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट कीजिए, वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने यहां पर क्या एनालाइज किया बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जब इसमें था तो इसमें एक टेंशन भी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, mg भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और f भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पर जब मैं यहां पे पहुंचा तो फोर्स तो अभी भी हॉरिजॉन्टली लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग यहां पे क्या यूज करने वाले हैं? अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कितने वर्क डन लगे, कितने फोर्सेस लगे? 3, फोर्स टेंशन mg। चलिए तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू WET समझ में आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू WET वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज डेल्टा के, लिख देता हूं मैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो अब बिल्कुल समझने की कोशिश करना। ग्रेविटी वाला वर्क डन देखता हूं, मुझे आता है निकालना, टेंशन वाला भी मैं निकाल पाऊंगा, तो फोर्स की वैल्यू ये वाला वर्क डन अपने आप निकल जाएगा। अब प्लीज पे टेंशन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, दैट्स इट। मैंने बोला कि ये हमारे पास इनिशियली लेंथ थी L, ठीक है? जब मैं आर्क में मूव करूंगा तो अब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो ये एंगल हुआ थीटा, यानी ये लेंथ अभी भी L है बच्चों। तो ग्रेविटी में देखो, ग्रेविटी में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियली यहां से यहां गया है ना, ये तो देखो, ये अगर मुझे पता लग जाए, भाई समझ में आया ना? ग्रेविटी बच्चों नीचे लग रहा था ना, और अभी बोला ग्रेविटी के वर्क डन में केवल और केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही लेना है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? ये डिस्प्लेसमेंट है बस। अब ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, देखो ध्यान से। अब हम लोगों ने बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया कि देखिए ये तो टोटल
L है हमारे पास, ये हमारे पास L है। तो बच्चों अब देखना, बड़े प्यार से देखना, बहुत इजी है। नाउ दिस इज थीटा, दिस इज L, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो L का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, L cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, L sin थीटा। चलिए अब मुझे तो ये H चाहिए। अब H है क्या, बेसिकली कैपिटल L, पूरा लेंथ L, उसमें से अगर मैं ये L cos थीटा माइनस कर दूं तो ये H आ जाएगा। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L दिस इज इक्वल टू L cos थीटा प्लस H, यानी L दिस इज इक्वल टू L cos थीटा प्लस H। भैया ये लेंथ पूरी कितनी बनी, L cos थीटा प्लस H। L cos थीटा प्लस H किसके बराबर है, L के बराबर है ना। बस मुझे H चाहिए, तो H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। बोलो ये समझ में आया डिस्प्लेसमेंट, पक्का। चलिए अब वर्क डन बाय टेंशन देखिए, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन का फोर्स ये रहा, किसी भी पॉइंट पर देखो, किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट। मान लो इस पॉइंट पे देखो, टेंशन ये रहा T, वेलोसिटी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बना बच्चों, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन तो हो गया 0। वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया, 0। चलिए जी अब ध्यान से देखो, अब ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी देखिए, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो। देखो यहां से यहां, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया बच्चों, माइनस mgh। h की वैल्यू रख दो बेटा, L माइनस L cos थीटा, तो माइनस mg माइनस L cos थीटा। चलिए ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। अब बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आंसर आ गया। देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें पता लग गया, वर्क डन बाय टेंशन हमें पता लग गया, वर्क डन बाय फोर्स हमसे पूछा गया है। अच्छा दूसरी चीज क्या बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स ऐसा लगाया है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज, उसकी स्पीड में चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो बस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बच्चों, माइनस mgh लिख दूं, अभी h की वैल्यू बाद में लिख देंगे, माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन, दिस इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना आ गया बच्चों, mgh, और m इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, L माइनस L cos थीटा। लीजिए ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन देखा है, एग्जाम्पल देखे, सभी बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बट ये चीज़ें थी कि हम लोगों को यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के चलनी है कि रियलिटी में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। कि ग्रेविटी वाला फोर्स आ जाएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को लेके चलना है, फिर ये एनालाइज करना है कि फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेस किधर हो रहा है। बेसिक है बच्चों, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन नीचे कौन ऊपर जा रहा है, दैट्स इट। फिर कौन से पैरामीटर्स को आपको पकड़ के चलना है, फिर वो वाले फोर्स देखो जिनका आप इजीली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, जिनका नहीं कर सकते हो उसको होल्ड रख दो, जो जो कैलकुलेट कर सकते हो उनका सबको रखो। काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज रियलिटी में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया ग्रेजुअली फोर्स लगाया जा रहा है इन सच अ फैशन की देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स v इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू v फाइनल। क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया है, अब हमारा दिमाग लगना चाहिए कि यानी v इनिशियल v फाइनल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। बस उसको बेसिस पे रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना है। सो आई होप ये तीनों इलस्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले अपने बहुत अच्छे, जो कि कॉन्सेप्चुअली मतलब फुली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से। चलिए स्टार्ट कर। चलिए गाइस, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है,
बट इसमें बच्चा मोस्टली दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन सुन लीजिए कि इन एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज बीइंग hang from the ceiling and a block of mass m is attached to its lower end, the mass is released, ये वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, with the spring initially unstretched, the maximum extension in the spring is, और बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, वो या तो बी को टिक करता है या सी को टिक करता है। अब एक बार ये दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में मतलब क्या, क्यों कंफ्यूजन आती है। देखो बच्चों, एक बेसिक सा फंडा है, जैसे अभी आपको बताया था कि रजिस्टर को हम धीरे 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 ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दो ही कॉन्सेप्ट वैसे बनते हैं कि मान लो आपके पास इनिशियली वो स्प्रिंग है और अभी अनस्ट्रेच है, यानी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है ना, बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ पे, और इस पे एक ब्लॉक लगाया गया, और जैसे इस पे ब्लॉक लगाया ना तो इसकी टेंडेंसी बनी नीचे आने की। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इसको रिलीज कर दो, रिलीज कर दोगे तो ये एक फटाक से नीचे आएगा, फिर फटाक से ऊपर जाएगा। देखना कभी भी आप किसी भी स्प्रिंग पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हैंग करो, एकदम छोड़ दो तो नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, ऐसे 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 करता रहेगा। दूसरा केस क्या बना, जैसे इस पे लगाया ना, इसके नीचे अपना हाथ रख लो, और हाथ रख के ना फिर धीरे 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 नीचे लेके आओ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, इन सच अ फैशन कि इसमें एक्सेलेरेशन ना आए। एक्सेलेरेशन ना आने का मतलब क्या है कि नीचे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स। ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को एनालाइज करो, बिल्कुल आराम से समझना, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहला केस क्या है, मैंने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया और उसके नीचे अपना हाथ रख लिया, ठीक है। अब जैसे ही रखा, अगर मैं हाथ को हटा दूंगा तो वो जो ब्लॉक है एकदम नीचे आएगा फटाक से, फिर ऊपर जाएगा, होगा ऐसे, यानी नीचे गया ऊपर आया, यानी उसमें एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन आ गई तो वेलोसिटी चेंज हुई। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, उसके नीचे ऑब्जेक्ट रख दो, ब्लॉक रख दो, अपना हाथ रखो और फिर धीरे 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 नीचे लेके आओ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, सच दैट उसमें कोई भी एक्सेलेरेशन ना आए, लेके आओ नीचे 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 नीचे। और एक्सेलेरेशन नहीं है इसका मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, यानी उस पर नीचे लगने वाला mg और ऊपर कौन लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, दोनों बराबर होंगे। और फिर एक पॉइंट पर आके ना उसको छोड़ दो, तो जब वो धीरे धीरे आ रहा है, जिस पॉइंट पे छोड़ोगे वो वहीं रुका रहेगा। एक तो कंडीशन बनी ये, एक कंडीशन क्या बनी, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक छोड़ दो तो स्प्रिंग धम नीचे आएगी, ब्लॉक धम ऊपर जाएगा। ये हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यही वाला ऑप्शन दूसरे वाला देखते हैं। तो बोला गया कि इसमें क्या बोला, इसमें रिलीज किया गया। रिलीज का मतलब क्या है, ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक को हैंग कर दिया और छोड़ दिया, यानी वो ब्लॉक नीचे आया फटाक से, फिर ऊपर गया फटाक से। तो उसने बोला गया मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए। अब सुनना बच्चे, जब हम ब्लॉक को धीरे 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 लेके आ रहे हैं, इन सच अ फैशन, इन सच अ फैशन, इन सच अ फैशन that there is no acceleration, there is no acceleration, या you can say without imparting acceleration, without imparting acceleration, तो होगा क्या, नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा fs, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है सिस्टम में, तो मैं बोल सकता हूं इस पे नेट फोर्स जीरो है, यानी mg मस्ट बी इक्वल टू f इंटू एस। बोलो बच्चों, लिख सकता हूं ना, आराम से सुनना, समझ में आए तो ही बताना। फिर जब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, धीरे धीरे धीरे, हाथ मेरा नीचे ही है, धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, तो ये एक मैक्सिमम एक्सटेंशन पे रुक जाने वाला है, इसको मैं बोल देता हूं एक्स नोट। अब जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे रुक गया, यानी ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या बोलने वाला हूं बच्चों मैं, कि नीचे लगने वाला mg ऊपर लगने वाला fs के बराबर है, नीचे लगने वाला mg ऊपर लगने वाला fs के बराबर है। अब इसके नीचे वो नहीं जाने वाला, उसको छोड़ दो अब, तो वो वहीं रुका रहेगा। बात समझ में आई,
इनिशियली स्प्रिंग ब्लॉक, आपने नीचे हाथ रखा और उसको धीरे 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 नीचे लेके आए इन सच अ फैशन कि उसमें कोई भी एक्सेलेरेशन ना आए। एक्सेलेरेशन ना आने का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कौन कौन है बच्चों, mg और fs। तो हमने देखा कि जब इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो। तो जैसे ही मैं इसको धीरे 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 लेके आगे छोड़ूंगा, अब इस पॉइंट पर अगर मैं अपने हाथ को भी हटा लेता हूँ, अब वो ब्लॉक नीचे नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया, यानी उसमें जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होना था ना वो हो चुका है। बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्स नॉट। तो अब इस कंडीशन पे मैं लिख सकता हूं कि mg दिस इज इक्वल टू f इंटू एस, और fs की वैल्यू कितनी होती है, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स, k इंटू एक्स। लो x कितना है, x नॉट, तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg बाय एक्स नॉट, सॉरी mg बाय k। ये तो एक्सटेंशन आई जब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे इन सच अ फैशन कि उसमें कोई भी एक्सेलेरेशन ना आए। लेकिन अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। सिचुएशन क्यों चेंज होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं उसी सिस्टम को रिलीज कर दूं, देखो अब मैं इस सिस्टम को रिलीज कर रहा हूं, तो सोचो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो इसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे आने की या ऊपर जाने की, ऑब्वियसली नीचे आने की। तो यानी इस ए पॉइंट पर ध्यान से सुनना, इस ए पॉइंट पे मैं लिख सकता हूं mg इज ग्रेटर देन fs, तभी तो नीचे आएगा। नीचे कौन लग रहा है, mg, ऊपर कौन लग रहा है, fs, तो mg ज्यादा होगा तो ही तो नीचे आएगा। अब होगा क्या, जैसे ही ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आएगा, क्या यहां रुकेगा, क्या नहीं सर, यहां तो नहीं रुकेगा, यहां तो ये वापसी ऊपर जाएगा। यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, fs इज ग्रेटर देन mg हो जाएगा, तभी ये पलट के ऊपर जाने वाला है। दोनों सिचुएशन को एनालाइज करो। इस सिचुएशन पे जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया तो क्या बोला था हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया सर, अब mg fs के बराबर है, यानी वो ना ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। लेकिन इस कंडीशन पे क्या हुआ, इनिशियली ए पर mg ग्रेटर देन fs था, बी पर fs ग्रेटर देन mg हुआ, तो वो नीचे आया फटाक से ऊपर गया। अब जैसे ही ऊपर गया तो यहां पर क्या हुआ होगा, उसने पलटी मारी है, यानी उसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। और रिलीज किया गया है तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0। प्लीज पे अटेंशन। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर पल्ले पड़ गया तो सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है। रिलीज के केस में बोल रहे हैं, छोड़ा नीचे आया फटाक ऊपर, यानी इस पॉइंट पे पलटी मारी, और जिस पॉइंट पे पलटी मारी हमें पता है वेलोसिटी 0 होती है। और रीजन भी समझ में आ रहा है कि पहले mg ग्रेटर था तो नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स ग्रेटर होगा, यानी किसी एक पॉइंट पर पलटी मारेगा। और पलटी किस पॉइंट पे मारेगा, जब उसकी एक्सटेंशन मैक्सिमम हो चुकी होगी, लेट्स से x डैश। अब हमारा रोल आ गया। चलिए जी, अब सेकंड केस देख लेते हैं बच्चों। आया ये समझ में बच्चों। अब यहाँ पे लगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए चेंज इन, देखो कौन कौन फोर्स है, नीचे लगेगा ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है, नो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, इनिशियली जब रिलीज किया गया था तो वेलोसिटी 0, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया तो भी वेलोसिटी 0, क्योंकि पलटी मारेगा, और पलटी मारेगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लो जी, तो ये 0। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ बच्चों, देखो mg और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x डैश, तो mg x डैश। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हुआ बच्चों, अब स्प्रिंग देखो अपनी नेचुरल कंडीशन से इनलार्ज हो रही है, इलोंगेट हो रही है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, -12 के x डैश का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो mg x डैश हाफ के x डैश का स्क्वायर, x ने x को कैंसिल आउट किया तो x डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2mg/k। लो, इसलिए बोला गया कि IIT JEE में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, उसका एक ऑप्शन वो होता है जो हम लोग उस वाले फॉर्मेट में नहीं सोच पाते। तो नॉर्मली देखो,
बच्चा बोलेगा कि हाँ क्या हुआ, नीचे आया तो एम जी मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स, तो कर दिया। तो क्या ऑप्शन आया, एम जी बाई के, और है ऑप्शन एम जी बाई के। बट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, अरे रिलीज हुआ है भैया, वो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आते ही तो ऑप्शन क्या है, 2mg/k। तो दोनों ही तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए कि धीरे धीरे आया है, विदाउट इम्पार्टिंग एक्सेलेरेशन आया है, या उसको रिलीज कर दिया गया है। रिलीज किया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, यानी पलटी मारी है। तो जब रिलीज किया गया था तो भी वेलोसिटी जीरो, जब पलटी मारी तो भी वेलोसिटी जीरो। बात समझ में आ गई। नीचे आएगा तो mg ग्रेटर है, ऊपर जाएगा तो fs ग्रेटर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बच्चों, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। इजी इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो। क्या बोला गया है कि इस ए पॉइंट से ब्लॉक को रिलीज किया गया इन सच अ फैशन कि ये जो ब्लॉक है ना, ये हमेशा इस सरफेस पे ही रहे, समझ गए, जंप ना करे, छोड़े ना सरफेस को किसी भी पॉइंट पर, बिल्कुल उसके साथ साथ ही रहे। तो ये देख के भी समझ में आ रहा है, जैसे वो नीचे आएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आएगा नीचे, कुछ वेलोसिटी होगी, इस स्प्रिंग को हिट करेगा। तो स्प्रिंग को हिट करेगा तो होगा क्या बच्चों, किसी भी पॉइंट पर इनिशियली ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो ये स्प्रिंग इनिशियली ये पोजीशन थी, मान लो ये आ गया, हमसे यही पूछा गया कि कंप्रेशन बताइए, यानी वी हैव टू कैलकुलेट एक्स। जब इनिशियली था, जब वो ब्लॉक आएगा उसको कंप्रेस करेगा, प्रेस करेगा, तो स्प्रिंग अंदर जाएगी तो हमें वही एक्सटेंशन कंप्रेशन स्प्रिंग में निकालना है, ये एक्स वी हैव टू फाइंड। अब इनिशियली ब्लॉक रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बच्चों। जब कंप्रेस करेगा तो जिस भी पॉइंट पर आएगा वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाने वाली है, भाई रुकेगा तो जरूर ना, हमें तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, तो इस पॉइंट पर ब्लॉक आके जीरो हो जाएगा। तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, WET क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज। अब ये देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा नहीं, तो इस पर नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल, बस, और कोई फोर्स होगा नहीं। तो चलिए, तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने देखा इनिशियल भी वेलोसिटी जीरो होती है, जब फाइनल कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन रखनी है तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो। तो Wn प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे ही स्प्रिंग में आएगा तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट करेगा बच्चों, समझ रहे हो, यहां से यहां तक mg और n। फिर जैसे ये नीचे आएगा, अब ये स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी, तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स भी ऐड करेंगे हम, ध्यान से रखना बच्चों। चलिए, अब होगा क्या, अब बड़ा बेसिक बन गया चीजें। क्या बना कि सर एक बात बताइए, नॉर्मल का वर्क डन तो हमेशा जीरो होने वाला है, किसी भी पॉइंट पे देखिए नॉर्मल ही रहेगा और उस पर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। चलिए, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो हो गया, तो बचा कौन, स्प्रिंग। कितना कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन जाएगा, तो -1/2 के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं, डन है बच्चों, प्लस mg वर्क डन बाय ग्रेविटी mg, वर्टिकल देखो, वर्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2h रहेगा सर, दैट्स इट। तो mg इंटू 2h, mg इंटू 2h इज इक्वल टू जीरो। अब देखो उधर लेके चले जाओ, mg2h दिस इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, 2 इधर आ जाएगा तो कितना हुआ 4mgh डिवाइडेड बाई के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4mgh बाय के। क्वेश्चन बहुत इजी था, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिपीट करता हूँ, क्या बोला गया कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये,
इनिशियली यहाँ पर ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर था, रिलीज़ किया गया तो ब्लॉक नीचे आया, ऐसे करते करते नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया तो इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, और इसने इस वेलोसिटी से हिट किया स्प्रिंग को हिट किया, तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन थी बच्चों और ये फाइनल पोजीशन आ गई, ठीक है। तो वो कंप्रेस हुई, तो यही कंप्रेशन हमें, यही इसमें जो भी कंप्रेशन हुआ था ना, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो अब हमने देखा यहाँ पे 3 फोर्सेस लगे, नॉर्मल, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। तीनों का वर्क डन 0 होने वाला है, मतलब तीनों का वर्क डन ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, इनिशियली 0 पे था, लेकिन जैसे ही इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होएगा यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। रखो, आंसर आ गया पक्का। चलिए अब हम बात करेंगे जिसमें सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सूडो, फ्रिक्शन सब इन्वॉल्व होने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन देख के हमें नहीं समझ में आने वाला कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है नहीं लगानी। मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारा डेटा के बेस पे। कौन सा डेटा हमें निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली लगा पाएंगे कॉन्सेप्ट। वरना ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो दूर दूर तक भी नहीं पहुंचने वाले कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, जो कि अभी हम टॉपिक ही वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी तो समझ में आ रहा है कि हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी तो है। बट जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, तब हम सोच भी नहीं पाते कई बार कि ये कैसे करे कैसे करे कैसे करे। सोचो, देखो क्या अभी तक हमसे क्या पूछा गया था, वेलोसिटी पूछी जा रही थी, तो हमें समझ में आ रहा था कि निकालो यार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। लेकिन अब देखो क्या पूछा गया, फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स NCF एट B पॉइंट एंड C पॉइंट एंड द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और ये वेज फिक्स है, ठीक है ना। अब सर्कुलर ट्रैक पे आ गए तो वो 3 स्टेप्स हमको समझ में आने चाहिए। आइडेंटिफाई द सर्कल, रेडियल डायरेक्शन में F नेट 0 होना चाहिए, और टेंजेंशियल को हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सोल्व करना चाहिए, ठीक है ना। वही सब चीज़ें हमें समझ में आएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, जो कि इनिशियली 0 वेलोसिटी से छोड़ा गया है, तो जैसे ही नीचे आता है अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लिख सकते हो आप नो फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों हमें इतना तो समझ में आया कि नॉर्मल इस पॉइंट पे इधर होने वाला है, इसको मैं NC बोल देता हूँ, और नॉर्मल इस पॉइंट पे इधर होने वाला है, इसको मैं NB बोल देता हूँ। ये तो समझ में आ गया, और हमें NC NB ही कैलकुलेट करना है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब हम एक बात बताओ, जब यहाँ से ब्लॉक चला है तो उसकी वेलोसिटी कुछ C पर भी होने वाली है, उसको मैं VC लिख देता हूँ, ले VC, और इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैं VB भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब सोचो, नाउ जब हम लोग B पॉइंट को एनालाइज करते हैं, पहले B पॉइंट पर अगर हम बात करें तो B पॉइंट पर हम क्या देखेंगे कि ब्लॉक ये आ गया है बच्चों, नीचे mg लग रहा है, और जब हम रेडियल डायरेक्शन में, जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पॉइंट नंबर सेकंड, वो तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन अब आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो जब हमें ब्लॉक को रेडियल डायरेक्शन में हमेशा सूडो के रेस्पेक्ट में करना है, तो ही बोला था मैंने, सूडो का भी कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। तो देखिए अब इस पे क्या है, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन सूडो लगेगा, तो सूडो के लिए कि क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 कब होगा बच्चों, तो NB जो कि नॉर्मल है, नीचे mg लगेगा, और रेडियल डायरेक्शन में जो कि यहाँ पे नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में। तो एट बी पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, NB नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस mvb स्क्वायर बाय r, mvb स्क्वायर बाय r। r हमें गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो r की टर्म्स में आंसर कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन मुझे नॉर्मल पूछा गया, देखिए ध्यान से, m ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है, g मुझे पता है, mg गिवन है, r भी पता है, क्या निकालना है vb। अब जो कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो अब दिमाग में घूमेगा, अरे वेलोसिटी निकालना है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब लगाइए, अप्लाई WET, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन फोर्स है, नॉर्मल और mg,
वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन फाइनल, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फाइनल हाफ एम वी बी स्क्वायर, यानी 1/2 एम वी बी स्क्वायर। देखो यहाँ से हमें दिखता हुआ आ रहा है कि वी बी स्क्वायर हमें चाहिए, वो आ गया है। अब देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल तो ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए अब ये कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी नीचे लगेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ रेडियस आर, तो यहाँ पे एम जी आर, दिस इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर। एम एम विल कैंसिल आउट बच्चों, तो वी बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकालो, वी बी स्क्वायर कितना आ गया 2GR है ना, 2GR को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एन बी कितना आ गया बच्चों, एन बी इज नथिंग बट एम जी प्लस एम इंटू 2GR डिवाइडेड बाई आर, आर आर विल कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया बच्चों 3mg। ये आंसर आ गया हमारे पास। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो एक बारी। हमसे बोला गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि हम लोगों ने देखा था ब्रिजेस ऐसे ही क्यों बनते हैं, याद आए, ऐसे क्यों नहीं बनाते हम लोग, याद है ना। सेम उसी फंडे में हमें देखना है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल है, तो नॉर्मल ही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जब मैं सूडो के कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा तो मुझ पे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, तो बाहर कौन कौन फोर्स लगे, mg और सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय आर, तो nb ऊपर दो नीचे, रेडियल फोर्स जीरो होनी चाहिए तो दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। अब सिमिलरली हमसे पूछा गया कि चलिए अब हम निकालते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एट सी पॉइंट। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, मैथ्स है बिल्कुल प्योर मैथ्स। ये हमारे पास mg लगेगा नीचे, ये mg लगेगा नॉर्मल, ठीक है ना। क्यों ना मैं इसके दो कंपोनेंट करूं, ध्यान से देखना बच्चों। अब इस पे सूडो किधर लगेगा, सूडो किधर लगेगा, सूडो बताइए किधर लगने वाला है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका टेंशन फारिग। रेडियल डायरेक्शन तो ये रही, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है एनसी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इफ दिस इज 30 डिग्री तो दिस मस्ट बी 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो mg का ये कंपोनेंट mg cos 60 डिग्री, ठीक है, nc इधर, mg cos 60 डिग्री इधर। अब इस रेडियल डायरेक्शन में आप सूडो कॉन्सेप्ट लगाइए, तो सूडो क्या कहते हैं, nc, देखो ध्यान से, nc दिस इज इक्वल टू mg cos 60 डिग्री प्लस mvc स्क्वायर बाय आर, mvc स्क्वायर बाय आर। अब सेम हमें दोबारा से वही काम करना है बच्चों, vc कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर आप WET लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक फिर WET लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं WET। नाउ अकॉर्डिंग टू WET, अकॉर्डिंग टू WET, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल तो जीरो है, फाइनल कितनी आ गई बच्चों, 1/2 mvc स्क्वायर, हमें vc स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। लेकिन अब बात करी ग्रेविटी ने ये डिस्प्लेसमेंट किया, बस ये वाला डिस्प्लेसमेंट, रियलिटी में पूछो तो ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये टोटल हमें पता था r है, ये भी r है, रेडियस है बच्चों, तो ये r का ये कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, ये भी r है हमारे पास, तो r का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos थीटा, ये हो गया r sin थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो r नहीं हुआ, r sin थीटा हुआ, दैट्स इट। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो यहाँ पर भी जीरो बच्चों, mg डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, नीचे, कितना r sin थीटा, तो r sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर। देखिए दोबारा से mm विल कैंसिल आउट,
ठीक है ना। अब हमें वी सी स्क्वायर चाहिए बच्चों यहाँ से, तो वी सी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, वी सी स्क्वायर इज नथिंग बट 2GR sin 30, 2GR sin 30 यानी 1/2 अगेन। ठीक है, बस यही होने वाला है ना, देखना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो ये वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, G इंटू आर। चलिए अब वी सी स्क्वायर को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो एन सी कितना आ गया बच्चों, एन सी इज वट, एम जी कॉस 60 अगेन, एम जी कॉस 60, कॉस 60 1/2 प्लस एम इंटू डिवाइडेड बाई आर, और वी सी की वैल्यू जी आर। तो ये कितना आ गया बेटे, आर ने आर को कैंसिल आउट किया, तो एम जी बाई 2 प्लस एम जी, यानी ये आया 3mg/2 आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, देख के हमें समझ में नहीं आता कि हमें WET लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट जैसे ही वेलोसिटी आ गई तो हमें समझ में आया रे यहाँ तो WET का काम हो सकता है, और WET चीज़ों को बहुत ईजी बना देता है। बट उससे पहले हमें सर्कुलर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आई होप समझ में आया। सर्कुलर के वो 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आइडेंटिफाई द सर्कल, रेडियल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और रेडियल में हम सूडो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और टेंजेंशियल डायरेक्शन को हम विद ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करने वाले। बस ये सब चीज़ें अगर हमें लगानी आती है तो WET तो चीज़ों को ईजी बना देता है। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया पक्का। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, उसको आप ट्राई करेंगे और कल की क्लास में हम सॉल्व करने वाले। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया होगा। स्क्रीन को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।